बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, आज जो हमने आर्टिकल करना है वो चैप्टर नंबर 8 से एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट को हमने पहले स्टडी कर लिया था, जिसमें अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल साउंड का हो सकता है, लाइट का हो सकता है, और लाइट में विजिबल और इनविजिबल दोनों को हम स्टडी करते हैं। कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली एक चेंज आता है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। ये बात आज हमने देखना है कि डेली लाइफ में कहां कहां अप्लाई की जाती है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा है, हम उसमें से चंद एक को आज यहां डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रेडार। स्टूडेंट्स, ये वर्ड रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी कि रेडियो वेव से आपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है और उनके डिस्टेंसेस भी बताने हैं। तो दिस इज नोन एज रेडार। इसको रेडार कहा जाता है। और रेडार में जो हम वेव्स यूज करते हैं, दोज आर रेडियो वेव्स। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि रेडार जो है वो क्या ऑब्जेक्ट होता है, किस तरह का डिवाइस होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो रेडार इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो वेव्स। अब ये काम किस तरह से करता है, तो उसके लिए देखिए कि एक प्लेन है जो कि मूव कर रहा है एक रेडार सिस्टम की तरफ। अगर रेडार सिस्टम रेडियो वेव्स थ्रो करता है या ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द प्लेन, तो वो वेव्स प्लेन के साथ स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव्स रिसीवर रिसीव कर लेता है और फिर डी कोड करके इससे इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। अब ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें बता सकता है? इससे आप प्लेन की स्पीड, प्लेन की लोकेशन, प्लेन की डायरेक्शन ऑफ मोशन और प्लेन की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कि जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया था उसकी फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्ट होने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में फर्क है। जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरह से इंक्रीज कर गई है, यह बात जानने के लिए हम सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं जहां पे वेव्स प्लेन के साथ स्ट्राइक कर रही हैं। अब स्टूडेंट, सपोज कर लें कि फर्स्ट वेव आके प्लेन के साथ स्ट्राइक की है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई है। अब सेकंड वेव ने भी बिल्कुल इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होना था, लेकिन इन द मीन टाइम प्लेन चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब प्लेन थोड़ा सा आगे आ जाता है, जिसकी वजह से दूसरी वेव पहली के मुकाबले में जरा पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड वेव ने सेकंड वेव के पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से ही रिफ्लेक्ट होना था, लेकिन ड्यू टू द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द प्लेन ये वेव भी अपने मुकर्रा वक्त से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से तमाम वेव्स जो कि प्लेन से रिफ्लेक्ट होती हैं, उनके दरमियान में स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है या कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट या हमारे केस में प्लेन इज मूविंग टुवर्ड्स अस। अगर हम कहते हैं कि प्लेन रेडार सिस्टम से अवे मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में रेडियो वेव्स जो कि प्लेन की तरफ हमने ट्रांसमिट की हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, या हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड वेव से कम हो जाती है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम किस तरह से हो जाती है, तो उसके लिए वंस अगेन हम उसी पॉइंट को स्टडी करेंगे जहां से वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब रेडियो वेव्स प्लेन के साथ स्ट्राइक करती है, तो फर्स्ट वेव तो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन सेकंड वेव ने चूंकि उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होना होता है, लेकिन अब प्लेन अवे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से सेकंड वेव कुछ देर बाद जाके रिफ्लेक्ट होगी। और इसी तरीके से जहां पे सेकंड वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है, थर्ड वेव भी चाहती है कि वो वहां से रिफ्लेक्ट करे, लेकिन प्लेन की फॉरवर्ड मोशन की वजह से इस थर्ड वेव को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है रिफ्लेक्शन के लिए,
जिसकी वजह से वेव्स के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो यहां से हमें यह बात पता चली कि जब भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, इसका मतलब यह है कि प्लेन या ऑब्जेक्ट रेडार सिस्टम से दूर जा रहा है। स्टूडेंट, इसी चीज को अप्लाई करते हुए हम सैटेलाइट्स की स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडार से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं टुवर्ड्स द सैटेलाइट, और सैटेलाइट से इनका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव्स रिसीवर रिसीव कर लेता है, और वहां पे फिर इस इंफॉर्मेशन को डीकोड किया जाता है, जिसकी वजह से हम स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज सोनार। The word sonar stand for sound navigation and ranging। सोनार सिस्टम साउंड वेव्स को यूज करता है ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए और उनके डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए। इस सिस्टम में हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज करते हैं। जनरल नेम ऑफ दिस टेक्निक generally sonar is known as इकोलोकेशन। अब स्टूडेंट्स, ये सोनार टेक्निक क्या होती है, इसको किस तरीके से और किन जगहों पे यूज किया जाता है, उसके लिए देखिए। सोनार सिस्टम बेसिकली अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, डेप्थ ऑफ द सी मेजर करने के लिए, किसी शिप को लोकेट करने के लिए, या फिर सबमरीन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज की जाती है, क्योंकि हम इनसाइड द वाटर, जो कि एक फ्लूइड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये बात पढ़ी थी कि ट्रांसवर्स वेव फ्लूइड के अंदर लॉन्गर डिस्टेंसेस मूव नहीं कर सकती। अगर आपने फ्लूइड के अंदर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को यूज करेंगे। अब हमें पता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ये कई किलोमीटर्स तक फ्लूइड के अंदर मूव कर सकती हैं। इस वजह से समंदर की गहराई के लिए या समंदर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए जो वेव्स हम यूज करते हैं वो साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सोनार वर्क किस तरह से करता है। तो इसके लिए देखिए, हमारे पास एक शिप है, शिप में सोनार सिस्टम्स लगे होते हैं। इसके पैंदे में एक ट्रांसमीटर होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है, और एक रिसीवर लगा होता है जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स को रिसीव करता है। अगर हम डेप्थ ऑफ द सी की बात करें तो ट्रांसमीटर साउंड वेव्स ट्रांसमिट करता है, जो कि मूव करती हुई समंदर की तह के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। इस तरीके से अगर आपने डेप्थ ऑफ द सी मेजर करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इकोलोकेशन, और इसको आम जुबान में हम इकोलोकेशन कहते हैं। यहां पे स्पीड हम साउंड वेव्स की वो यूज करेंगे जो कि वाटर में होती है। टाइम की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, जो भी टोटल टाइम हमें लगता है। 2 से इसे इस वजह से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि साउंड वेव्स पहले नीचे की तरफ जाती हैं और बाद में वहां से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इस तरीके से हम समंदर की गहराई को मेजर कर सकते हैं, और इसी टेक्निक को यूज करते हुए हमने समंदर में ऐसी गहराइयां मेजर की है जिसमें से सबसे ज्यादा गहराई है मारियाना ट्रेंच की। इसकी गहराई तकरीबन 11 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी। अगर आपने समंदर में मौजूद किसी शिप को जो कि डूब चुका है या किसी ऑब्जेक्ट को या सबमरीन को लोकेट करना है तो उसके लिए भी हम सेम टेक्निक यूज करते हैं कि शिप जो है वो साउंड वेव्स ट्रांसमिट करता है और ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद वो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और शिप में मौजूद कंप्यूटर उसे हमें कुछ इस तरीके से दिखा देता है।
वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें मेंशन कर देता है कि इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इससे नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ स्टार। स्पीड ऑफ स्टार। जी स्टूडेंट, तो किसी एक स्टार की स्पीड को अगर आपने मेजर करना हो तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि चैप्टर नंबर 10 में आप लोग डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट हमें यह बात पता है कि स्टार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, और वो लाइट किस तरह से प्रोड्यूस करता है? बाय द फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन में मोस्टली जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उसमें हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है। हम क्या करते हैं कि हम स्टार से रिसीव होने वाले स्पेक्ट्रम को फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी करते रहते हैं, उसके मुतालिक जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करते जाते हैं, और इससे हमारे पास एक कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम जनरेट होता है जिसके दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक वो जो कलरफुल है और एक वो जो कि इनके दरमियान में ब्लैक लाइंस के तौर पे हमें नजर आ रहा है। तो जो कलर्स वाला पोर्शन है दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, और जो इसके अंदर ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं इस स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। हम यहां पे स्टार की स्पीड की मेजरमेंट के लिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको फोकस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात तो पता चल गई है कि स्टार से आने वाली लाइट कौन से एलिमेंट की वजह से होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो हीलियम हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। हम हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रम लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, और उससे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब जो स्टार से आने वाला स्पेक्ट्रम है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो स्पेक्ट्रम नंबर 2 जो आपके सामने नजर आ रहा है इस तरह से हो सकता है, या फिर स्पेक्ट्रम नंबर 3 जो आपके सामने नजर आ रहा है इस तरीके से हो सकता है। हम पहले स्पेक्ट्रम नंबर 2 को लेबोरेटरी स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं वो एज कंपेयर टू द लेबोरेटरी स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स द ब्लू एंड। तो इसका मतलब यह हो गया कि वो स्टार हमारी तरफ मूव कर रहा है, और इसको हम ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ब्लू एंड। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड स्पेक्ट्रम को लेबोरेटरी स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करता हूं तो इसमें हमें यह बात वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो रेड एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसका मतलब यह हो गया कि स्टार हमसे अवे मूव कर रहा है, और इसको हम रेड शिफ्ट का नाम देते हैं। और इसी इफेक्ट की वजह से हम ये कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से हमारी यूनिवर्स आज तक एक्सपेंड कर रही है। वो वजह यह है कि किसी भी गैलेक्सी या स्टार के अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वो हमेशा रेड शिफ्ट जनरेट करती है, जिसका मतलब यह है कि वो स्टार या गैलेक्सी अर्थ से अवे मूव कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये दो बातें मेंशन कर देनी है। अगर तो हम बात करते हैं ब्लू शिफ्ट की, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम इज टुवर्ड्स ब्लू एंड, which means that स्टार कह लें और गैलेक्सी इज मूविंग टुवर्ड्स अस। और अगर हम रेड शिफ्ट की बात करते हैं spectrum is shifted towards red end.
which means that or galaxy is moving away from us। और इसी वजह से हमें यह पता चलता है कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से हमारी यूनिवर्स अभी तक एक्सपेंड कर रही है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज रेडार स्पीड ट्रैप। स्टूडेंट्स ये रेडार स्पीड ट्रैप क्या चीज है? आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरवे पे जाते हुए बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है रिड्यूस स्पीड, स्पीड चेक अहेड। वहां पे स्पीड ऑफ द व्हीकल उसको ट्रैक किया जाता है या ट्रैप किया जाता है। ठीक है, हम चूंकि इसकी बात कर रहे हैं कि रेडार सिस्टम से आपने स्पीड को ट्रैप करना है, तो यह भी बात आप लोगों ने देखी होगी कि मोटरवे के ऊपर स्पीड लिमिट्स भी मेंशन की होती हैं। तो जो व्हीकल ओवर स्पीडिंग कर रही होती है, रेडार स्पीड ट्रैप से उसकी स्पीड कैलकुलेट कर ली जाती है, तो उसका फिर चालान कर दिया जाता है। तो इस मकसद के लिए पुलिस जो है वो रेडार स्पीड ट्रैप यूज करती है। रेडार स्पीड ट्रैप में माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। माइक्रोवेव्स और यूज्ड। ठीक है, अब रेडार स्पीड ट्रैप जो है वो काम किस तरह से करता है, तो उसके लिए देखिए कि एक रेडार स्पीड ट्रैप है जो कि सामने से आने वाली व्हीकल की तरफ हमने पॉइंट किया हुआ है। उस व्हीकल जिसकी हमने स्पीड फाइंड करनी है, हम क्या करते हैं कि इसके साथ अटैच ट्रिगर को प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोवेव्स बर्स्ट की फॉर्म में निकलना शुरू होती हैं और वो उस कार के साथ स्ट्राइक करती हैं। और स्ट्राइक करने के बाद शिफ्टेड वेव्स रिसीवर रिसीव करना शुरू कर देता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डीकोड करके स्क्रीन के ऊपर हमें यह दिखा देता है कि इस व्हीकल की स्पीड कितनी है। तो अगर तो वो अंडर लिमिट हो तो उसको जाने दिया जाता है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर रही हो तो फिर उसका चालान कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रेडार स्पीड ट्रैप में भी अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम स्पीड ऑफ द व्हीकल को स्टडी करते हैं। तो इस वजह से यह भी डॉपलर इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है। अब स्टूडेंट्स हम साइड इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। बुक की साइड इंफॉर्मेशन में उसने यह लिखा हुआ है कि आर्टरीज के अंदर स्पीड ऑफ द ब्लड मेजर करने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में साउंड वेव्स को डायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स द आर्टरी। अब इससे होता यह है कि साउंड वेव्स जाके स्ट्राइक करती हैं आर्टरी में मौजूद फ्लोइंग ब्लड के साथ और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और रिसीवर उनको रिसीव कर लेता है। अब यहां पे जो हम साउंड वेव्स यूज करते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसने मेंशन की हुई है, फ्रॉम 5 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स ब्लड की स्पीड को मेजर करने में इस्तेमाल की जाती हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम सोनोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और साइड इंफॉर्मेशन उसने हमें बताई हुई है जिसमें वो कहता है कि बैट्स अपने फूड को लोकेट करने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स बैट के बारे में यह बात मशहूर है कि इनको नजर नहीं आता, ये अपने लोकेशन फाइंड करने के लिए, फूड को फाइंड करने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। अब इनकी जो साउंड होती है वो हमें इस वजह से सुनाई नहीं देती क्योंकि ह्यूमन फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। जो बैट्स हैं ये ऐसी साउंड जनरेट करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 160,000 हर्ट्ज तक होती है, जो कि ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से तकरीबन 8 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो ये जो साउंड जनरेट कर रही होती हैं हमें उसकी आवाज नहीं आती। बैट्स साउंड जनरेट करती हैं और वो साउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ स्ट्राइक करके इनको वापस रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। अब जब इसने कोई खाने की चीज ढूंढनी है, लाइक कोई इंसेक्ट वगैरह, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करता है और वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जाके उन इंसेक्ट्स के साथ स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाती है और इससे इसको पता चल जाता है कि यहां पे कोई खाने की चीज है और वो अपनी डायरेक्शन को भी उसी तरीके से चेंज कर लेती है। तो इस तरीके से बैट्स अपने मूवमेंट के अंदर लोकेशंस फाइंड करने के लिए जहां पे वो रहती हैं
और फूड को फाइंड करने के लिए भी डॉपलर इफेक्ट का यूज करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।